हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने जो है बायो का चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम शुरू किया है। आज मैं उसका पार्ट 3 आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में पढ़ना शुरू। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है। मैंने आपको स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट पहले भी पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार स्टैंडिंग स्टेट आपको रिवाइज करवा देती हूँ। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब मैंने बताया था कि मान लो किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर, जैसे ये ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है। क्लियर? तो इस पेड़ के नीचे इस सॉइल में कितने आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होंगे एक पर्टिकुलर जगह पे, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडिंग स्टेट। ये आता है आपके पास 1 नंबर में। चलिए आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो होती है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, साइकिल चीज किस चीज को बोलते हैं? कोई चीज जो है वो एक जगह से शुरू होकर फिर से उस जगह पे कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड योर साइकिल। तो यहाँ पे क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब है जब आपके पास न्यूट्रिएंट, यानी कि वो आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, तो जब वो एक जगह से चलकर फिर से पूरे इकोसिस्टम में घूमकर फिर उस जगह पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड योर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। एक और नाम देते हैं हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड योर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। बायो का मतलब होता है लिविंग, क्लियर, और जियो का मतलब है आपके अर्थ से रिलेटेड, यानी कि आपके अर्थ में कहाँ कहाँ पे जो है ये साइकिल चल सकती है। देन ये चल सकती है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जियो का मतलब है रॉक्स में भी हो सकती है, एयर में और वाटर यहाँ पे आएगा। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है गैसियस फॉर्म में, एक होती है सेडिमेंट्री टाइप की। गैसियस में आपके पास आ जाएगा जैसे नाइट्रोजन साइकिल और आपकी कार्बन साइकिल, और सेडिमेंट्री में आपके पास आ जाएगा आपके फॉस्फोरस साइकिल। चलिए, ये आपके सिलेबस में कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल दे रखी है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। जो कार्बन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन जो गैस होती है आपके पास, कार्बन कंस्टिट्यूट 49% वेट, ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म का 49% ड्राई वेट जो है वो कार्बन होती है, एंड इट इज नेक्स्ट टू वाटर। इफ वी लुक एट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन, हम देखेंगे, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में जो है वो 71% जो आपकी कार्बन है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, यानी कि ओशियन और आपके सी के अंदर 71% जो आपके पास कार्बन है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। याद रहेगा, आपके पूरे इकोसिस्टम में 71% जो आपकी कार्बन है वो आपकी डिसॉल्व फॉर्म में है, वो डिसॉल्व है आपकी पानी में, ओशियन में। क्लियर? दिस ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन होगी, बाकी 71% आपकी डिसॉल्व फॉर्म में है। आगे देख लेते हैं, फॉसिल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। फॉसिल फ्यूल की वजह से भी बहुत ज्यादा कार्बन जो है वो रिलीज होती है। फॉसिल फ्यूल जैसे आपके कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे आ जाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? ये भी 2 नंबर में डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ ओवर अ मिलियन ईयर्स अगो। जो है वो अवशेष किसके? डेड एनिमल्स और प्लांट्स, बहुत साल, आपके हजारों लाखों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स आपके बरीड हो गए थे, किसके अंदर? जमीन के अंदर जो है वो लाखों सालों के बाद जो है उनके फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। क्लियर? फॉसिल फ्यूल जैसे आपके कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो मैंने बताया वो है, तो वो भी आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन का। एक हमने पढ़ लिया यहाँ पे सी, कि ओशियन से भी आपके पास कार्बन आती है, जो हमने पढ़ा अभी। क्लियर? वेट, सी भी आपके पास बहुत बड़ा सोर्स है, जिस 71% आपके पास वहां पे कार्बन डिसॉल्व फॉर्म में है। दूसरा मैंने यहाँ पे पढ़ा आपके फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, कि फॉसिल फ्यूल से भी आपकी कार्बन जो है काफी मात्रा में रिलीज होती है। आगे देख लेते हैं और क्या सोर्स है आपके पास।
उसके बाद है अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 into 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो हमने यहाँ पे देखा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान भी जो है प्लांट्स जो है वो फिक्स्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कितना हर साल जो है वो कितनी कार्बन फिक्स करते हैं प्लांट? 4 into 10⁻13 किलोग्राम कार्बन जो है वो हर साल प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फिक्स्ड करते हैं। आगे देख लेते हैं, हम लोग जो है रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यहाँ भी कार्बन जो है वो बाहर जा रही है। थर्ड सोर्स बाहर कार्बन का आ गया आपके पास रेस्पिरेशन, जो हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू भी आपकी कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। आगे देख लेते हैं डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं यानी कि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह आपके पास हो जाएंगे। तो वो डिकम्पोजर जो होते हैं ये भी आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। Some amount of fixed carbon is lost to sediment and removed from the circulation। फिर आपके पास क्या है कि जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, आप अगर लकड़ियां बहुत ज्यादा जलाते हो, फॉरेस्ट फायर है, जंगल में अचानक आग लग जाना, कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, फॉसिल फ्यूल है, वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं आपके पास, ये एडिशनल सोर्स हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के। जंगलों में ज्यादा आग लगेगी तो ज्यादा धुआं निकलेगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन साइकिल में पहले तो आपने ये लिखना है कि भाई कार्बन आ कहां से रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में आ कहां से रही है। तो पहली तो आप बताओगे कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में सी के अंदर 71% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है डिसॉल्व फॉर्म में। एक तो वहां से कार्बन आएगी एटमॉस्फेयर में, पहली बात। दूसरा, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू भी आती है। तीसरा, जो डिकम्पोजिशन हो रही है डिकम्पोजर के द्वारा, वहां से भी आपके पास कार्बन आती है। फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग हो रही है, दिन रात गाड़ियां चली हुई हैं, दिन रात जो है कोल पेट्रोलियम का यूज हो रहा है, तो उससे भी आपके पास क्या हो रहा है, आपकी कार्बन रिलीज हो रही है। फिर आपके पास बर्निंग ऑफ वुड है, आपके फॉरेस्ट वगैरह जल रहे हैं, बर्निंग हो रही है, तो उससे भी आपकी कार्बन जो है वो रिलीज हो रही है। तो और आपके प्लांट्स जो है उसको बाद में फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में जो है उसको फिक्स कर रहे हैं। तो यही चीज आपने एक साइकिल की फॉर्म में दिखानी होती है कार्बन साइकिल में, और आपकी कार्बन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। देखिए कैसे, आपकी बुक पे कुछ इस तरह की डायग्राम दे रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने लिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर की 71% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में घुली पड़ी है। क्लियर? यहाँ से भी ये चलेगी भाई, आपके ऊपर जाएगी ये भी। दूसरा, आपकी रेस्पिरेशन जो हम लोग ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोजर कर रहे हैं, वहां से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, जैसे आपके पास फॉरेस्ट वगैरह जल रहे हैं, फ्यूल वुड और ऑर्गेनिक डिब्राइज, उससे भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है आपके एटमॉस्फेयर में। पहले हम लिख रहे हैं, ऐसे आप बॉक्स बनाओगे, आप लिखोगे कि कार्बन एटमॉस्फेयर में कहां से आ रही है। रेस्पिरेशन के थ्रू आ रही है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से आ रही है, नीचे से सी से। उसके बाद कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल को जो आप लगातार जो है वो यूज कर रहे हैं, उससे भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। पहले आप वो फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाद में यूज कौन कर रहे हैं, तो आपके प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स्ड कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद ये आ गया प्रोड्यूसर्स के बाद, प्लांट्स के पास आगे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं आगे, बस यही आपके पास जो है वो फिर आपकी पूरी कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस इतनी सी आपकी कार्बन साइकिल चलती है। पहले आपने लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ कहां से रही है। दूसरा, आपने लिखना है, पहले 4 सोर्स बना देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से आ रही है, आपकी रेस्पिरेशन से आ रही है, आपकी कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से आ रही है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट से आ रही है। भाई ये 4 चीजें लिख दी। उसके बाद एक बार लिख दो कि फिक्स कैसे हो रही है, आपकी प्लांट जो है उसको फिक्स करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो है कार्बन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट आपकी फास्फोरस साइकिल देख लेते हैं। जो फास्फोरस साइकिल होती है उसमें आप याद रखोगे कि फास्फोरस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, एक न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हमें पता है कि सी के अंदर तो ये होता ही नहीं है, ना के बराबर होता ही नहीं है, ये समझ लो। ठीक है? इसीलिए तो ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लैंड के केस में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है जबकि सी के केस में कम है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो सी में ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है वहां पे। क्लियर? तो फास्फोरस देखो, एक तो पता चल गया कार्बन तो सी के अंदर 71% घुली पड़ी थी,
थी, लेकिन फास्फोरस सी के अंदर है ही नहीं। तो अब देखते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में फास्फोरस कहां से आता है। तो देखिए, पहले तो ये देख लो, फास्फोरस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। ओके, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है। मेनी एनिमल्स आल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल, बोन्स एंड टीथ। बहुत सारे एनिमल जो है वो अपना शेल बनाने के लिए, बोन्स और टीथ बनाने के लिए उनको ये न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फेट, अगर आपसे पूछ ले कि तो फास्फोरस जो है वो निकलता कहां से है एक्चुअली, तो याद रखना फास्फोरस जो है वो आपकी रॉक के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे रॉक है, रॉक के अंदर फास्फोरस होगा, किस फॉर्म में? फॉस्फेट की फॉर्म में। क्लियर? तो नेचुरल रिजर्वायर क्या है आपके फास्फोरस का? सिर्फ रॉक है। ठीक है, तो नेचुरली हमारे पास रॉक में प्रेजेंट होता है फास्फोरस, विच कंटेन्स द फास्फोरस। फास्फोरस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन की फॉर्म में होता है रॉक के अंदर भी। When rocks are withered, withered का मतलब होता है जब रॉक्स की जो है उनको तोड़ा जाता है। When rocks are withered, minute amount of these phosphate dissolve in the soil solution। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि रॉक होती है, रॉक को जो है उसकी विदरिंग हो गई, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। अब फॉस्फोरस था उस रॉक में, वो फॉस्फेट की फॉर्म में, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में कहां पे आ गया? आपकी सॉइल में आ गया है। क्लियर? तो अब क्या होता है? एंड आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। अब क्या हुआ, वो जो आपका रॉक टूटी, आगे छोटे छोटे टूटे, वहां पे क्या हुआ, आगे प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू हो गए। अब उन प्लांट्स की रूट को जो है वो फास्फोरस जो है वो मिल गया। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट्स की रूट ने। अब आगे प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोर्स ने खाया। हर्बीवोर्स को किसने खाया? आगे कंज्यूमर्स ने खाया। तो इस तरह से आपका फास्फोरस जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ बढ़ रहा है। पर आपको पता होना चाहिए फास्फोरस का नेचुरल सोर्स एक ही है, दैट इज योर रॉक। आपका फास्फोरस पानी पुनी में कहीं नहीं होगा, फास्फोरस सिर्फ आपकी रॉक में होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। और जैसे जैसे विदरिंग होगी, जैसे जैसे रॉक टूटेगी, तो सॉइल के अंदर जो है फॉस्फेट आयन जाना शुरू हो जाएंगे। फिर वहां पे प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, कंज्यूमर्स, और इस तरह से आगे आगे जो है फास्फोरस आयन जो है वो ट्रांसफर होते रहेंगे। चलिए साइकिल देख लेते हैं, बहुत ईजी है। तो कुछ इस तरह से है आपकी, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, जैसे रॉक मिनरल्स है, रॉक है आपकी, रॉक की क्या हुआ, आगे विदरिंग हो गई, रॉक टूट गई आपकी। अब टूटने के बाद जो है सॉइल सॉल्यूशन बन गया, उसकी जो है धीरे धीरे माइन्यूट पार्टिकल्स यानी कि सॉइल की फॉर्म में आ गए। अब उस सॉइल से क्या हुआ, अब वो सॉइल जो है या तो प्लांट्स के द्वारा ले ली गई, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। क्लियर? फिर प्रोड्यूसर्स को आगे जो है वो हर्बीवोर्स या कंज्यूमर्स ने ले लिया। फिर कंज्यूमर से आगे डिट्रेटस आया। डिट्रेटस क्या होता है आपके पास, मैंने पहले भी बताया है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आपके पास कंज्यूमर्स हैं, अब कंज्यूमर्स ने उसको कंज्यूम कर लिया, जैसे आपके चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं। डिट्रेटस में दो चीजें आती हैं, एक आपके प्लांट का जो है वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, और एक आप एनिमल का जो है वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो वहां पे आ गया, फिर जो चीजें सड़ गल गई, डिट्रेटस को डिकम्पोजर ने आगे जो है वो डिकम्पोज कर दिया, तो आगे वो फिर से सॉइल में चला गया। तो इस तरह से, और फिर क्या होगा, कुछ फॉस्फेट आयन रन ऑफ हो जाएगा, सॉइल से कुछ बह जाएगा, और कुछ जो है वो फिर से प्लांट के द्वारा जो है वो ले लिया जाएगा। तो याद रखना फास्फोरस साइकिल में सिर्फ एक ही सोर्स है आपके फास्फोरस का, और एटमॉस्फेयर में फास्फोरस आने का एक ही सोर्स है, वो है आपकी रॉक। रॉक जो है, रॉक टूटेगी, उससे सॉइल बनेगी, सॉइल में प्लांट ग्रो करेंगे, उन प्लांट को आगे हर्बीवोरस कंज्यूमर्स लेंगे, फिर वो जो है बाद में डेड हो जाएंगे, उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा जिसको हम डिट्रेटस कहते हैं। वो जो है फिर आपके जमीन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा डिकम्पोजर्स के द्वारा, और फिर से वो सॉइल जो है वो आपके प्लांट्स के द्वारा ले ली जाएगी, और कुछ पोर्शन जो है वो फास्फोरस का सॉइल की फॉर्म में से जो है रन अवे हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इकोसिस्टम में हमने, अब हमारे पास दो ही चीजें बची थी, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल, वो दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं आपके पास। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।